दोस्तों, नेपाल लिटरली जल रहा है। पार्लियामेंट तक जल गई, लोग सड़कों पे हैं, मॉल, शॉप्स, एटीएम्स सब लूटे जा रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है, क्यों युद्ध सड़कों पे आ गई है, क्या इसमें चाइना और अमेरिका की कोई कॉन्स्पिरेसी है, और इंडिया के रिलेशन पे और इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं इंडिया और नेपाल के बीच का रिश्ता, जो कि है रामायण से, राम जी और सीता जी से। सीता जी का जन्म हुआ जनकपुर में, जो कि नेपाल में था। मतलब रामायण का आधा चैप्टर नेपाल से शुरू होता है। हमारे लिए ये कहानी त्रेता युग की है, पर स्कॉलर्स के हिसाब से ये कहानी लिखी गई है 500 से 300 BC के बीच में लगभग। मतलब चाहे धर्म हो या हिस्ट्री के एंगल से देखा जाए, इंडिया और नेपाल का रिश्ता काफ़ी पुराना है। पशुपतिनाथ, काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर शिवजी का सबसे बड़ा धाम। हर हिंदू के लिए नेपाल एक तीर्थ यात्रा है। ओपन बॉर्डर, इंडिया नेपाल की बॉर्डर सबसे ओपन है। कोई वीजा, पासपोर्ट नहीं। रोज हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं पढ़ाई, शॉपिंग, फैमिली मिलने के लिए। दोस्तों, इंडिया और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कल्चर और रिलीजन तक नहीं है, इकोनॉमिक कनेक्शन भी उतना ही गहरा है। आज नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और इन्वेस्टर इंडिया ही है। मतलब जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं नेपाल में, उसमें से 40% कंपनीज इंडिया की ही है। मतलब एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली इकोनॉमी से लिंक्ड है, वो भी इंडिया से। आपको शायद पता भी ना हो, पर नेपाल में लगभग 150 कंपनीज एक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो भी इंडियन। मैन्युफैक्चरिंग हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, टेलीकॉम, पावर, टूरिज्म, एजुकेशन, हर सेक्टर में इंडिया का प्रेजेंस है। और ये छोटी छोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि ITC, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, एशियन पेंट्स और कई बड़े ग्रुप हैं। सोचो ज़रा, हर नेपाली घर में डाबर का च्यवनप्राश है, उनके घर के रंग एशियन पेंट से होते हैं, और उनकी गली में ATM जो खड़ा है वो भी किसी न किसी इंडियन बैंक का है। मतलब इंडिया की कंपनीज रोजमर्रा की लाइफ में एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। इसलिए जब नेपाल में इंस्टेबिलिटी होता है तो सिर्फ वहाँ के लोग सफ़र नहीं करते, बल्कि इंडियन बिजनेस और इंडिया की इकोनॉमी पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी में भी जो नेपाली लोग भर्ती होते हैं, उन्हें गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी का बहुत अहम हिस्सा रहा है और हर जंग में इंडिया के लिए लड़े हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई बोलता है उसे मरने का डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो नेपाल सिर्फ नेबर नहीं है, वो इंडिया के साथ एक भाई की तरह है। एक फेथ, फैमिली, आर्मी, इकोनॉमी, सब कुछ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि नेपाल में राइट्स क्यों हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे। तो सरकार ने एकदम से बैन कर दिया, सोशल मीडिया बैन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ ब्लॉक कर। सोचो, जेनजी की दुनिया से अगर फोन छीन लिया जाए तो क्या होगा। उसी वक्त एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस हुई, नेपो किड्स, जहां पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी कार्स, डिजाइनर कपड़े, ब्रांड्स फ्लॉन्ट कर रहे थे और आम यूथ एक नौकरी के लिए भी तरस रही थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? लोगों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और ब्लास्ट होना ही था। शुरू में ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन जब पुलिस ने वाटर कैनन्स, टीयर गैस, रबर बुलेट्स चला दिए और लगभग दर्जन लोगों की मौत हो गई, तो उसके बाद इनका गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक जला दिए, शॉप्स, मॉल्स, एम्बेसीज लूटे गए। नेपाल लिटरली जल गया। पर दोस्तों, क्या सच में सोशल मीडिया बैन करने से नेपाल जल सकता है, या सिर्फ एक ये ट्रिगर था? तो असली वजह क्या है आखिर? करप्शन, नेपोटिज्म, नेता और उनके बच्चे अमीर बनते गए, जनता गरीब होती गई। अनएम्प्लॉयमेंट, नेपाली यूथ को जॉब नहीं मिल रहा था, गल्फ और इंडिया माइग्रेट करने के लिए जाना पड़ता था। तो आखिर क्या है असली वजह? चलिए देखते हैं। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म, नेता और उनके बच्चे अमीर बनते गए और जनता गरीब होते गई। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी ही नहीं है नेपाल में यूथ के लिए, गल्फ और इंडिया माइग्रेट करना पड़ता है उन्हें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 2008 के बाद से नेपाल में कंटिन्यूअसली PM बदलते रहे हैं, स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं। और पुलिस का हार्ड रिस्पॉन्स, पीसफुल प्रोटेस्ट को उन फोर्स से दबा दिया गया और लोग और वायलेंट हो गए। ये सब एक प्रेशर कुकर की तरह था। अब आते हैं एक नाम पे, KP शर्मा ओली। लोग कहते हैं ओली ने देश लूट लिया, करप्शन किया और चाइना की तरफ झुक गए। चाइनीज के साथ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद चाइनीज लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स लेकर नेपाल को पूरा कर्ज में डुबा दिया। इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हुए। रिजल्ट, जनता ने बोला ओली ही है असली विलन। पर सच क्या है वो तो खैर कोर्ट बताएगी, लेकिन अभी जो सड़कों पे सबसे ज्यादा नाम आता है वो ओली का ही लिया जा रहा है। और एक बड़ी बात, लोग पूछ रहे हैं कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है।
कुछ लोग बोलते हैं चाइना, क्योंकि ओली चाइना फ्रेंडली था और बीजिंग चाहता था नेपाल को अपने अंडर में इन्फ्लुएंस करके रखे। कुछ लोग बोलते हैं यूएस, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाइना के साथ साउथ एशिया में कदम रोकना चाहता था। लेकिन आखिर में सच क्या है दोस्तों? अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। ज़्यादा चांसेस है कि ये एक ऑर्गेनिक यूथ अपराइजिंग है। फॉरेन पावर ने हवा दी होगी, पर असली फायर जेंजी ने लगाई है। तो इंडिया पे इसका क्या असर होगा? ट्रेड प्रॉब्लम, क्योंकि नेपाल की 70% इम्पोर्ट इंडिया से आती है, और अगर वहाँ कुछ हुआ तो इंडिया के ट्रेडर्स का भी लॉस है। माइग्रेशन, और ज़्यादा नेपाली यूथ इंडिया आएंगे जॉब के लिए, बॉर्डर स्टेट्स पे है ना, प्रेशर बढ़ेगा। जियो पॉलिटिक्स, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस है नेपाल में तो इंडिया के लिए ये सिक्योरिटी रिस्क बनेगा, क्योंकि नेपाल एक हमारे लिए हिमालयन बफर है। अब सुनते हैं कुछ हिडन फैक्ट्स जो कि आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगा। नेपाल की इकोनॉमी मेनली रेमिटेंसेस पे चलती है। यूथ बाहर जाकर पैसे भेजते हैं। अगर अनरेस्ट हुआ तो फैमिलीज डायरेक्टली सफ़र करती है। 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी, नेपाल के लोग कहते हैं कि ये अनइक्वल है, इसलिए एंटी इंडिया पॉलिटिक्स वहाँ चलती रहती है। प्रोटेस्ट में कुछ असली यूथ के साथ कुछ लूटर्स भी घुस गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इमेज काफ़ी वायलेंट हो गया है। तो फ्यूचर क्या है दोस्तों? या तो ये टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां क्लीन पॉलिटिक्स और यूथ लीडरशिप आएंगे, या फिर नेपाल और ज़्यादा केओस और करप्शन में डूब जाएगा। एक बात तो पक्की है, ये अब जेंजी चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि नेपाल क्यों चल रहा है। एक देश जहाँ पे रामायण और सीता माता की कहानी जुड़ी हुई है। पशुपतिनाथ वहाँ खड़ा है, और बच्चे जो अपने हक के लिए सड़कों पे खड़े हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए। सोचो, वही जेनजी जो टिकटॉक बनाता था, इंस्टा स्क्रॉल करता था, अपना फ्यूचर के लिए आज वो जान देने के लिए रेडी है। मेरे लिए ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं थी, ये एक हर यूथ की कहानी है जो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और सिस्टम से लड़ रहा है। आप बताओ, क्या ये सच में ये आवाज़ से बदलाव आएगी, या फिर सिस्टम इनकी आवाज़ दबा देगी पहले की तरह? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल के यूथ की फ़ाइट सिर्फ उनकी नहीं है, हम सब की है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक आवाज़ है जो जितनी दूर तक जाएगी तो उनको सपोर्ट मिलेगा, जो लोग सड़कों पे खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।